क्या भारत में यात्रियों से भरे हवाई जहाज गिराने की साजिश हो रही है? क्या हैकर्स सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हैं? आज दिल्ली का आसमान थमा रहा, एक सर्वर की सांसें रुक गईं, 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स पर असर पड़ा, रडार खाली, फ्लाइट प्लान गायब और अफरा तफरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों का तांता लगा रहा, सब परेशान। आधिकारिक वजह आई टेक्निकल सिस्टम में दिक्कत, पर्दे के पीछे से जानकारी आई साइबर अटैक। तार एक हफ्ते से आ रही उन चिंता बढ़ाने वाली खबरों से जुड़े जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की जा रही है, यानी कुछ हैकर्स सिग्नल सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे हैं, फ्लाइट्स को रास्ता भटकाने की कोशिशें। टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। तो सवाल ये है कि क्या भारत के प्लेन क्रैश कराने की साजिश हो रही है? आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है, एविएशन एक्सपर्ट्स इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क क्यों कह रहे हैं और इससे निपटने की क्या तैयारियां की जा सकती हैं। आवारा कुत्तों पर लगाम के लिए कोर्ट ने एक ऐसा निर्देश दिया कि कुछ समय से थमी बहस फिर से खड़ी हो गई। और बात करेंगे वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कौन सा विवाद हो गया। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। 6 नवंबर को पहले चरण के वोट डाले गए, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने वोटिंग को लेकर के बड़ा दावा किया। उन्होंने कई ऐसे वोटर्स की सार्वजनिक उपलब्ध तस्वीरें सामने रखी जिन्होंने पहले फरवरी में दिल्ली में वोट किया और अब नवंबर में बिहार में वोट डाल रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा ने 6 नवंबर को बिहार के बेगूसराय में वोट डाला। उससे करीब 9 महीने पहले वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाल करके गए थे। दोनों जगह वोटिंग की तस्वीर उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया, पूछा कि एक इंसान साल भर के भीतर 2 जगह वोट कैसे डाल सकता है। इस पर राकेश सिन्हा का जवाब भी आया। बोले कि मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था, बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर बेगूसराय करवा लिया। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया। मैं निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है। वहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरा स्थायी पता है। संसद में भी मैंने अपना स्थायी पता मनसेरपुर बेगूसराय बिहार ही दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों को जांचे परखे बेबुनियाद आरोप लगा रही है। राकेश सिन्हा खुद कह रहे हैं कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। सोशल मीडिया पर 4 सितंबर को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यापक संघ के लिए वोट डालने की अपील भी कर रहे थे। उनके ही सामने लाए डॉक्यूमेंट के मुताबिक उन्होंने 28 अप्रैल 2025 को बिहार में नया वोट बनवाया। लेकिन पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 19 भी कहता है कि आप जहाँ नौकरी करते हैं वोट आपका वहीं के वोटर लिस्ट में होगा, पैतृक गांव में नहीं। इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो सुनिए उनका जवाब। देखिए, चुनाव आयोग के सभी नियमों को जान नहीं पा रहे हैं, और यदि ऐसा होता तो चुनाव आयोग इसको रिजेक्ट कर देता। मैंने अस्थाई पता, जो ऑर्डिनरी पता है, वो बेगूसराय से मेरा जीवंत संबंध है। हर समय बेगूसराय आना, मैं अपने उस जीवंत संबंध को पुनर्जीवित कर रहा हूँ राजनीतिक क्षेत्र में। यदि मैंने अपने चुनाव क्षेत्र से नाम जुड़वाया है तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? बेगूसराय मेरा अस्थाई पता है, मेरी पुश्तैनी घर है, मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, और जब राज्यसभा जाने के बाद मेरा यह एमपी लैट्स का जिला रहा है। पासपोर्ट में भी मेरा अस्थाई पता यही है। उनका कहना कि जहां आप सर्विस कर रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं, वहां नाम होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं करवा सकते। कांग्रेस पार्टी को नियमों की समझ नहीं है, और इसलिए मैंने कहा कि जो लोग विदेशीपन के शिकार हैं, जो विदेशज हैं, वो कानून को नहीं समझ पा रहे हैं। और मैंने पूरे स्थापित नियमावली के अनुसार, जिसको कहते हैं प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार मैंने काम किया है। कांग्रेस पार्टी को तकलीफ सिर्फ इसलिए हो रही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बुरी तरह से चुनाव हार रही है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। अब बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 1 हफ्ते से गड़बड़ झाला चल रहा है। आज यानी 7 नवंबर के दिन ATC सिस्टम
कोलैप्स कर गया। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फ्लाइट्स की आंखें, कान, हाथ, दिमाग, सब कुछ। एटीसी कोलैप्स हुआ तो फ्लाइट ऑपरेशंस में दिक्कत आई, 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स की आवाजाही में देरी हुई, शो लिखे जाने तक समस्या का समाधान नहीं निकला। इसके चलते कई फ्लाइट्स को कैंसिल करने की नौबत आ गई। फ्लाइट्स की आवाजाही में परेशानी हुई तो असर पड़ा यात्रियों पर। दिल्ली एयरपोर्ट से आए दृश्यों ने इसकी गवाही दी। काउंटर्स के बाहर बड़ी संख्या में यात्री इंतजार करते हुए दिखे। एरो ब्रिज पर लंबी लाइन दिखी। यात्रियों ने मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। सर ऐसा कुछ मैसेज फोन तो आ रहे हैं, लेकिन एयर एजेंसी की तरफ से कोई भी मेरे को भी मैसेज नहीं है। 9:25 से हमारे प्लेन का टाइम था लैंडिंग का, अभी आई है वो 12:15 बजे आई है, अभी लैंड हो गई। ये बता रहे चार्ट में तो बता रहे, अब हुई नहीं हुई वो नहीं पता है। प्रतिक्रियाएं एयरलाइंस की ओर से भी आईं। क्या स्पाइस जेट, क्या इंडिगो और क्या एयर इंडिया, सब ने एक ही लाइन पर पोस्ट किए। स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। सब ने कहा एटीसी वाली प्रॉब्लम की वजह से ये सब हो रहा है। हमारा स्टाफ पैसेंजर्स की मदद, हर संभव मदद कर रहा है। यात्री लोग भी थोड़ा धैर्य रखें। एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर और चल रहा है, फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल फ्लाइट अवेयर का। पोर्टल ने दिल्ली के आसमान में मंडरा रहे प्लेन्स की लोकेशन को दिखाया है। इसमें कई फ्लाइट्स को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। आसमान से इतर ग्राउंड ऑपरेशन पर भी असर पड़ा। ये कुछ प्रमुख फ्लाइट्स जद में आईं। दिल्ली एयरपोर्ट के प्रभावित होने से देश के दूसरे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी प्रभावित हुए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा। आईटीए एयरवेज और वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट्स भी लेट हुई और इन सब के बीच आधिकारिक प्रतिक्रिया भी आई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पोस्ट किया गया, लिखा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही में तकनीकी समस्याओं के चलते देरी हो रही है। ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी AMSS में दिक्कत आई है। ये सिस्टम ही एटीसी डेटा को सपोर्ट करता है। फिलहाल फ्लाइट्स प्लान को मैन्युअली प्रोसेस किया जा रहा है। हमारी टेक्निकल टीम्स जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही हैं। अब बात की ये AMSS क्या बला है, इसको समझने के लिए पहले एटीसी के बारे में जानना होगा। तो इन पॉइंट्स पर आप नज़र डालिए। एटीसी के जरिए ही पूरा फ्लाइट ऑपरेशन ऑपरेट होता है। उड़ान भरने से पहले रूट और टाइम एटीसी को भेजा जाता है। टेक ऑफ से पहले एटीसी के जरिए ही रनवे और दिशा की परमिशन मिलती है। एटीसी के जरिए ही किसी फ्लाइट की ग्राउंड कंट्रोल मूवमेंट संभाली जाती है। उड़ान भरने के बाद एटीसी ही फ्लाइट की दिशा और ऊंचाई मॉनिटर करता है। दो विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जिम्मेदारी भी एटीसी की होती है। पायलट्स और एटीसी लगातार रेडियो सिग्नल्स के जरिए जुड़े रहते हैं। ये थे एटीसी के बुनियादी कामकाज। AMSS इसका दिल होता है क्योंकि ये एटीसी से जुड़ा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम होता है। आपने फिल्मों में स्नाइपर्स को देखा होगा। गोली चलाने वाले के साथ एक टेक्निकल आदमी होता है जो उसको बताता है कि हवा की स्पीड कितनी है, निशाना कैसे लगाना है, किस तरफ लगाना है इत्यादि। तो AMSS को एटीसी स्नाइपर का हेल्पर ही मानिए। AMSS के जरिए हर दिन हजारों टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्ट्स तक रियल टाइम में भेजे जाते हैं। और इन मैसेजेस में क्या होता है, हर फ्लाइट का पूरा रूट, ऊंचाई, फ्यूल की जानकारी, फ्लाइट ने उड़ान कब भरी, कब लैंड हुई, उड़ान में देरी की जानकारी, प्लान बदला या रद्द किया गया, वेदर अपडेट्स और दूसरी तरह की वार्निंग्स, दूसरी तरह की चेतावनियां। दरअसल फ्लाइट प्लान एयरलाइंस या फिर पायलट्स की तरफ से ही डाला जाता है। AMSS उस डेटा को चेक करता है, फिर सही जगह तक उसको पहुंचाता है, यानी पूरे सिस्टम को सिंक में रखता है। और अगर ये सिस्टम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक मैसेज बंद हो जाएंगे, रूट क्लियरेंस और बाकी के अपडेट्स फिर मैनुअली करने पड़ते हैं। ऐसे में एटीसी पर काम का बोझ बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन ना होने पर ह्यूमन एरर की आशंका बढ़ जाती है। इस बीच कुछ चिंता बढ़ाने वाली खबरें भी छपी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये समस्या सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इसके पीछे मैलवेयर हमला भी एक वजह हो सकता है, यानी कि साइबर अटैक। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये पता चला कि AMSS में कुछ अपडेट्स और रियल टाइम बैकअप की कमी रही है। ये पता लगाने की कोशिश मल्टीपल एटीसी सिस्टम्स पर अटैक कैसे हुआ, ये भी पता चला कि सिस्टम्स में अचानक से ऑटोमेटेड मैसेजेस की बाढ़ आ गई, जिसके चलते ये कोलैप्स हो गया। टारगेटेड साइबर अटैक की यह आशंका पिछले एक हफ्ते से छप रही दूसरी खबरों से भी उपजी है। इसे GPS स्पूफिंग कहा जाता है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ये होता रहता है, जैसे यूक्रेन, इजराइल
और यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। लेकिन पिछले एक हफ्ते से इस तरह की घटनाओं की लोकेशन दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। फेक सैटेलाइट सिग्नल एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम को मिसलीड कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी गवाही सामने आई 4 नवंबर को। उस रात दिल्ली के आसमान में जीपीएस सिग्नल डिसरप्शन सेकंड हाईएस्ट थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7 फ्लाइट्स जयपुर डाइवर्ट करनी पड़ी क्योंकि इनकी जीपीडी एक्यूरेसी वैल्यू 8 पॉइंट से गिर करके शून्य हो गई। बिजनेस टुडे में छपी करिश्मा असुदानी की रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन एक्सपर्ट्स ने इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बताया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। द हिंदू में छपी जागृति चंद्रा की रिपोर्ट में कुछ पायलट्स के हवाले से और भी चिंताजनक जानकारियां सामने आईं। मसलन एक पायलट ने बताया कि पूरे हफ्ते उसे जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की बारी आई तो कॉकपिट सिस्टम ने गलत वार्निंग भेजी। बताया कि रनवे पर नहीं उतर सकते क्योंकि सामने कुछ रुकावट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये भी बताया कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसा होता रहता है, लेकिन दिल्ली में ये काफी असामान्य है ये घटना। दरअसल जीपीएस स्पूफिंग के जरिए नेविगेशन डेटा को बदल दिया जाता है। असली सिग्नल्स के ऊपर फेक सिग्नल्स को चढ़ा दिया जाता है। एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम इन फेक सिग्नल्स के झमेले में आ जाता है। पोजीशन, एल्टीट्यूड, टाइम और स्पीड की गलत जानकारी कैलकुलेट होने लगती है। यानी अगर कोई पायलट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी कर रहा है तो जीपीएस स्पूफिंग की वजह से उसे ऐसा लगेगा कि उसकी फ्लाइट अभी कहीं हरियाणा के आसमान में है। इससे उसके रास्ता भटकने का खतरा होता है। बड़ा हादसा भी हो सकता है। सरकारी डेटा के मुताबिक नवंबर 2023 से फरवरी 2025 के बीच जीपीएस स्पूफिंग के कुल 465 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए। हालांकि ये सभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ही किए गए। इसी साल मार्च में भारतीय एयरफोर्स का एक विमान म्यांमार जा रहा था। वहां भूकंप आया था तो राहत सामग्री लेकर के जा रहा था। इस विमान को भी स्पूफिंग का सामना करना पड़ा था। कई बार जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइट्स को भी टारगेट करने में होता है ताकि डिलीवरीज को सही समय पर सही जगह पहुंचने से रोका जा सके। और सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स ही नहीं, स्पूफिंग के जरिए शिप्स को भी निशाना बनाया जाता रहा है। इधर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर जीपीएस स्पूफिंग के चलते कोई पायलट रूट भटक जाए तो एटीसी के जरिए उसकी मदद हो सकती है। पायलट्स को मैन्युअली रूट बता दिया जाता है। तो जीपीएस स्पूफिंग जैसे कि आप सब समझते हैं कि जैसे जीपीएस स्पूफिंग एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखना चाहेंगे, जैसे आपको जीपीएस गाड़ी में रास्ता बताता है, तो अगर वो ऑटोमेशन पे चल रही हो, जैसे इतनी ऑटोमेशन की गाड़ियां आ रही हैं, तो मान लो 1 किलोमीटर बाद वो लेफ्ट टर्न दिखा रहा है, तो वो जीपीएस स्पूफिंग के केस में 500 मीटर पे लेफ्ट टर्न दिखा के तो गाड़ी ऑटोमेटिकली टर्न कर जाएगी एंड आप गलत रास्ते में जाके यू कैन गो इनटू सम प्लेस वेयर यू डोंट वांट टू गो। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली एक तरह से ये कहना चाहेंगे कि आपको जीपीएस डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अपने उससे। तो पायलट्स को अगर जीपीएस स्पूफिंग होती है तो हमारे कई स्टडीज और हमारी मैनुअल्स, हमें ट्रेनिंग हमारी की जाती है कि अगर जीपीएस स्पूफिंग डिटेक्ट होती है तो पायलट उस जीपीएस सिग्नल को ही बेसिकली एक तरह से डिस्कनेक्ट करके, ओवरराइड करके मैनुअली उसको जो आपकी जो भी ट्रैक और डायरेक्शन और ऑल्टीट्यूड मेंटेन कर रहे हैं, सो वो मैनुअल मोड में जाके एक तरह से जीपीएस को डिस्कनेक्ट करके हम फॉलो करते हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं कहूंगा मैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि अगर ये कोई भी यू कैन से कि एंटी नेशनल ग्रुप या कोई भी, जैसे बीच में ईरान वॉर हो रही थी ये सब, तो उस रीजन में काफी जीपीएस स्पूफिंग हो रही थी। तो अगर एंटी सोशल एक्ट जो भी ग्रुप्स हैं वो ये कर रहे हैं तो हाँ, तो उनका इंटेंशन यही है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन होनी चाहिए। बट इवेंचुअली अपने अभी तक एक भी केस नहीं सुना होगा, ये पिछले 2 साल से ऊपर हो गए जीपीएस स्पूफिंग चल रही है, तो इसके थ्रू कोई भी एयरप्लेन को ऐसे डेंजर नहीं हुआ है बिकॉज पायलट्स की ट्रेनिंग अच्छे से की गई है एंड वी आर एबल टू ओवरकम दिस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने इस समस्या का संज्ञान ले लिया है। एयरलाइंस और पायलट्स को एडवाइजरी भी जारी की है। ऑल्टरनेटिव नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने और सतर्क रहने को कहा गया है। विस्तार से जांच की जा रही है। बात फ्लाइट्स की हो रही है तो एक अपडेट और दे देते हैं। आपको मालूम ही है कि 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया क्रैश हुआ था। 270 लोगों की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई थी। शुरुआती जांच और विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में फ्लाइट ऑपरेट कर रहे सीनियर पायलट सुमित सबरवाल की कथित गलती की ओर इशारा किया गया था। इन रिपोर्ट्स के खिलाफ उनके पिता पुष्कर राज सबरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, स्वतंत्र जांच की मांग की थी। आज यानी 7 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागीची की बेंच ने कहा कि हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देश में कोई भी ये नहीं मानता कि पायलट की गलती थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि विदेशी मीडिया रिपोर्ट से भारत की न्यायपालिका प्रभावित नहीं होगी। ये घटिया रिपोर्ट्स हैं। उनके पिता से कहा कोर्ट ने कि आप ये बोझ अपने दिल पर मत लीजिए।
इतना कहते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस भेजा, जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी, उसके अपडेट आप तक लेकर के आएंगे। अब सुर्खियों की बारी। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी, स्कूल, अस्पताल और हाईवे में घूम रहे आवारा कुत्तों को हटाया जाए, हटा करके उनकी नसबंदी की जाए और फिर उन्हें डॉग शेल्टर भेजा जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कही है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं। सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए भी ये निर्देश हैं, उन्हें ऐसे घेरा जाए कि आवारा कुत्ते अंदर ना आ सकें। कोर्ट ने स्थानीय अथॉरिटीज़ को कहा कि वो रेगुलर चेक करें ताकि ऐसी जगहों पर फिर से आवारा कुत्तों का ठिकाना ना बनने पाए। कुत्तों के अलावा आवारा पशुओं को भी हाईवे और एक्सप्रेसवे से हटाने की बात कही गई, उन्हें दूर रखने की बात कही गई। नगर निगम प्राधिकरण और NHAI ये काम इंश्योर करेंगे। आवारा पशुओं से जुड़े मामलों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और उन पर नजर रखने के लिए हाईवे पेट्रोल टीम भी बनानी होगी। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 8 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए। देश भर में इसको लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर के साल भर चलने वाले एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्मारक, डाक टिकट, सिक्का और वेब पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन इस बीच उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वंदे मातरम के स्टैंजा को हटाने का आरोप लगाया। बोले कि 1937 में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया। माँ दुर्गा की स्तुति वाले छंद जानबूझकर हटा दिए गए। गीत की आत्मा अलग कर दी गई। इसने देश के विभाजन के बीज बो दिए। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक एजेंडा के लिए गीत का छोटा संस्करण अपनाया। इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से जवाब भी आया। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग का हवाला दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब के ये हिस्से बताते हैं कि 29 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने वंदे मातरम को अपनाने वाला प्रस्ताव क्यों पास किया। बैठक से ठीक 3 दिन पहले यानी 26 अक्टूबर 1937 को खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि गीत के सिर्फ पहले 2 छंद ही अपनाए जाएं। उनकी यही चिट्ठी थी जिसने पूरे प्रस्ताव को गहराई से प्रभावित किया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।